यस गुंजन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको भगवान हमेशा खुशहाल रखे, हंसते रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें और सफलता के परचम लहराते रहें। तो अब हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स है। अब आप लोग का इस सेक्स आपको जैसा कि मैंने बताया भी था कि सप्ताह में आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए हम लोग बात को करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वह हमारी टॉपिक है साहब, वह है हमारी बेरोजगारी। क्या है भैया? बेरोजगारी। देखो, बेरोजगारी और गरीबी दो ऐसे चीज़ें हैं जो माना जाता है कि कहीं न कहीं ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है। तो सामाजिक एक कुरीतियाँ कह सकते हैं, सामाजिक बुराई हैं जिसे हम बेरोजगारी कहें या गरीबी कहें। क्योंकि इतने होने के बावजूद शिक्षा, अनेक प्रकार के संसाधन और फिर भी यदि समाज में हमारे यहाँ बेरोजगारी और गरीबी जैसी स्थिति बनी हुई है तो मुझे लगता है कि यह समाज के लिए एक चुनौती है और एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अपराध से कम नहीं है। तो इस आधार पर हम कहें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम बेरोजगारी टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हमें देखना होगा कि हमारा श्रम शक्ति क्या होता है। तो हमारे भारत में श्रम शक्ति 15 साल से लेकर के जो हमारे 59 साल का जो उम्र होता है इसे श्रम शक्ति कहा जाता है। क्योंकि 15 साल से पहले की यदि बात किया जाए, सर कल आपकी क्लास नहीं हुई थी सर? हाँ, कल नहीं, कल फिर मैं नहीं हूँ। मेरा तो ऐसे गुरुवार शुक्रवार शनिवार होता है ना, गुरु शुक्र शनि होता है। लेकिन आज हम आ गए हैं, फिर हम लोग आई थिंक आपका शुक्रवार के हम नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमारी सिलेबस पूरा हो जाएगी इस 2-3 दिन में। तो यदि देखा जाए तो श्रम शक्ति की यदि बात करें तो हमारे भारत में यदि देखेंगे, नहीं आज नहीं ख़त्म होगा। तो यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ श्रम शक्ति का जो होता है, श्रम शक्ति 15 साल से लेकर 59 साल दिया गया है। क्योंकि 15 साल से कम उम्र के बच्चों से हमें काम नहीं कराना है, श्रम नहीं कराना है। और 59 साल के बाद, 60 के बाद आप देखते हैं तो लोग रिटायर हो जाते हैं ना। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ श्रम शक्ति का जो हमारा श्रम शक्ति बल की यदि बात करें तो इसके लिए हमारा पीरियड निर्धारित की गई है, वह है हमारा 15 साल से ले 59 साल तक के किया गया है। अब होता है कि साहब सर हम बेरोजगारी कहेंगे किसको? इसको हम 3 को पैरामीटर देते हैं। इस 3 पैरामीटर पे आप आराम से इसको याद कर जाइएगा और बहुत बेहतर ढंग से आपको याद होगा। हम बेरोजगार कहेंगे किसको? तो बेरोजगार का मतलब 3 चीज़ हम याद करेंगे। एक हमारा होता है कार्य क्षमता, ठीक है, यानी काम करने की हमारी कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता नहीं है, उस पर हम बात करें। सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद होता है कार्य इच्छा शक्ति, ठीक है, हमारे होता है कार्य इच्छा शक्ति। और तीसरा जो होता है वह आप कह सकते हैं कि बाज़ार जो हमारी होती है वह बाज़ार में जो भी हमारा एक दैनिक मजदूरी होता है, यानी प्रचलित कीमतों पर कह सकते हैं कि तीसरा हमारा होता है प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध। तो देखो, अब आपसे कोई कहता है कि बेरोजगार किसको कहते हैं, तो बेरोजगारी के साफ आप डेफिनेशन ये दीजिएगा कि बेरोजगारी हम उसे कहेंगे जब किसी भी समाज में हम कह सकते हैं कि हमें कार्य करने की क्षमता है, हमें कार्य करने की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध यदि नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इससे हमारे समाज में एक स्थितियां पैदा होती है और उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कि वो बेरोजगारी कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी जब किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में आपका कार्य करने की क्षमता है, हम सभी जो है कार्य करने के तैयार हैं, यानी हमारी अंदर से कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता है, साथ ही साथ कहेंगे कि हमें कार्य करने की इच्छा भी है, काश कहीं काम मिलता तो हम कर लेते। लेकिन जो हम जैसे मान लो कि आज भारत में बीटेक एमटेक कर करके बच्चे जो हैं वह 5,000 और 7,000 के नौकरी कर रहे हैं, तो क्या बीटेक का जो भी उनकी एक सैलरी होनी चाहिए, उनका जो एक वेजेस होना चाहिए, क्या अकॉर्डिंग टू बीटेक उनको मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है। तो उसी को हम कह सकते हैं कि प्रचलित कीमत पर उनके रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यानी बाजार में जो उनका एक मूल्य होना चाहिए, जो उनका कीमत होना चाहिए, एक दर होना चाहिए, यदि उस दर पर कार्य उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो वो बेरोजगार माने जाएंगे। मैंने क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम कह सकते हैं यदि हम बेरोजगारी को बात करें तो बेरोजगारी को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? हम बेरोजगारी को यहाँ पर हम 2 भागों में इस आधार पर बांटेंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा बेरोजगारी, एक हमारा होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और एक होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। क्या होता है? एक हमारा जो होगा वो होगा ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है,
और दूसरा जो होगा अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक एक हमारा बेरोजगारी होता है। ऐच्छिक का मतलब होता है कि हम अपनी इच्छा से कह सकते हैं कि हम बेरोजगार होते जा रहे हैं, ठीक है, हम अपनी इच्छा से हम बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो मतलब हुआ इसमें 3 पार्टों को रखेंगे। जैसे आप पहले रखेंगे, इसमें पहला हमने पॉइंट जो रखा है वह है कार्य हमारी क्षमता। तो हमारी कार्य क्षमता हम करेंगे इसमें पहला। दूसरा जो हमारी होगी सेकेंड, उसमें कहेंगे कार्य की इच्छा शक्ति, कार्य इच्छा शक्ति, कार्य इच्छा शक्ति। और तीसरा जो होगा इसमें हम रखेंगे प्रचलित कीमतों पर रोजगार। तीसरा रखेंगे प्रचलित कीमतों पर रोजगार, प्रचलित कीमतों पर रोजगार। इसमें प्रचलित कीमतों पर रोजगार। और इधर भी इन तीनों पॉइंट को लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे हम कार्य क्षमता। पहले हमारी कार्य क्षमता क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें हम निर्धारित करें कार्य इच्छा शक्ति, कार्य इच्छा शक्ति। और तीसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रचलित कीमतों पर रोजगार, प्रचलित कीमतों पर रोजगार। अब देखो, अब आपको ये दोनों को डिफाइन करनी है। अब क्या करेंगे, तो यदि आपसे ये पूछता है कि बताओ भैया कि हम ऐच्छिक बेरोजगारी किसको, यानी हम इच्छा से बेरोजगार हैं। इच्छा से बेरोजगार का मतलब क्या हुआ, हमें कार्य करने की भी शक्ति है, बाजार में रोजगार भी उपलब्ध है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। जैसे ऐसे हर घर में एगो मिल जाएगा, क्या भाई, तो बाबूजी की नौकरी है, माताजी की नौकरी है, भाई की नौकरी है, हम क्यों नौकरी करें, क्यों नौकरी करें, माँ कमा रही है, पापा कमा रहे, भैया कमा रहे, हम क्यों नौकरी करें। अरे बेटा, मम्मी पापा रिटायर हो जाएंगे, भाई के शादी हो जाएगा, तो तू किसका झुनझुना बजाओगे, किसकी कमीने पे कूद रहे हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं यह अपनी इच्छा के अनुरूप बेरोजगार होते हैं। तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, आपके हर घर में मिलेंगे, हर टोला में मिलेंगे। तो वे जो होते हैं वैसे बेरोजगार को हम लोग कार्य इच्छा शक्ति जो है उनके पास है ही नहीं काम करने का, तो ये ऐच्छिक बेरोजगार होते हैं। अनैच्छिक बेरोजगार यानी इच्छा तो है फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारी इच्छा है कि हम काम करें, लेकिन समस्या हमारे लिए विकराल ये है कि कार्य क्षमता भी हमारे पास है, कार्य की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन प्रचलित दर पर हमें रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तब हमारा इच्छा मर जाता है। तब हम कह सकते हैं कि यार क्या करें, अब तो हमें काम ही नहीं मिल रहा है जैसा हमें चाहिए। जो हमारे पास क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं हमारा जो स्किल है, यदि स्किल के अनुरूप हमें रोजगार नहीं मिलता तो इसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगार। यहाँ तक दोनों को क्लियर हो गया, पूरे कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी से बोलेंगे। क्या ये आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो यदि आपसे पूछता है कि बेरोजगारी कितने प्रकार, तो अभी बेरोजगारी के हम क्लासिफिकेशन किए हैं। तो एक ऐच्छिक होता है, एक हमारा अनैच्छिक होता है। तो ऐच्छिक मतलब जिसमें हमारा इच्छा शक्ति नहीं है, और अनैच्छिक का मतलब प्रचलित कीमतों पर रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम पहले ही इसको डेफिनेशन दे दिया कि आराम से आप गरीब जो बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी को आप आराम से माप सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि आपको बेरोजगारी दर एग्जाम में निकालने के लिए दे दे तो आप क्या करेंगे। तो आगे हम बात करें, तो यदि हमें बेरोजगारी दर निकालना हो तो इस आधार पे आप कहेंगे कि हमारी बेरोजगारी जो दर होगा, बेरोजगारी दर इक्वल टू आप कहेंगे कि जो भी हमारे पास व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं रोजगार प्रचलित है, यानी कह सकते हैं बेरोजगार आबादी बटा श्रम शक्ति कह सकते हैं, ठीक है। बेरोजगार आबादी बटा बेरोजगार आबादी बटा आप कहेंगे कुल श्रम शक्ति इनटू 100। तो ये आपके फॉर्मूला के माध्यम से आप अपने देश में आप आराम से बेरोजगारी दर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने श्रम शक्ति को रखा, यानी कितने लोग ऑलरेडी रोजगार हैं, कितने लोगों को नौकरी मिला है। इज इट क्लियर। अब होता है कि बेरोजगारी की माप हमारे देश में कौन करेगा। तो देखो, हमारे यहाँ बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की जो माप होती है, यह बेरोजगारी की माप करने वाली जो संस्था है वह हमारा NSSO करती थी, यानी नेशनल सैंपल सर्वे, पहले भी पढ़ाया है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस करती थी। लेकिन आपको ये भी हमने बताया है
कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, तो हमने बताया था कि 23 मई 2019 को ये संस्था को CSO के साथ मर्ज कर दी गई। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना हमने पढ़ा रखा है कि 1950 में हुआ था, लेकिन हमने देखा कि 23 मई, ठीक है, 23 मई 2019 को, ठीक है, हमने देखा कि NSSO प्लस कह सकते हैं कि CSO, यानी दोनों को कह सकते हैं, दोनों को विलय कर दिया गया, दोनों को विलय कर दिया गया है। और इस तरह से दोनों को विलय करने के बाद एक हमारी संस्था दोनों को मिलाने के बाद हुआ, उस संस्था का नाम है NSO, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये जो संस्था है, इसी के माध्यम से 2019 से कह सकते हैं कि अब हमारे यहाँ रिपोर्ट निकाली जाती है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कितना है। आज हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में यदि बेरोजगारी देखिएगा तो लगभग 3.34% सरकार कहती है कि बेरोजगारी है, लेकिन मैं इस बातों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि जन्ने देखो वहीं लोग बेरोजगार हैं। खैर, सरकार की आंकड़ाएँ कम होती हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी जो मापी जाती है, यदि संस्था पूछता है तो NSO अब हो जाएगा, पहले NSSO था और एक CSO, इसकी स्थापना हमने बताया था 1951 में हुआ था, और दोनों संस्था का काम अलग अलग थे जो ऑलरेडी हमने पहले बता रखा है। ठीक है, अब होता है कि हम यदि बात करते हैं तो माप जो हम बेरोजगारी का करते हैं, इसकी आधार क्या होगी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो यदि हम बेरोजगारी के माप के आधार करें तो यहाँ अच्छे से समझिएगा, बेरोजगारी माप की आधार, तो बेरोजगारी माप के आधार हम लोग 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला जो होता है बाबू, ठीक है, वो हमारा वार्षिक के आधार पे निकालोगे। दूसरा जो होता है हमारा, वो हमारा वर्तमान सप्ताह के आधार पर निकालोगे, और तीसरा जो होता है वो दैनिक आधार पर निकालोगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग देखेंगे वह सामान्य आधार पर निकालेंगे। किस आधार पे? तो पहला हम लोग सामान्य आधार देखेंगे। सामान्य आधार पर यदि देखा जाए तो बेरोजगारी कैसे निकलेगा, तो देखो हमारा एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष इक्वल टू हमारा 365 दिन होता है। कितना? एक साल में हमारा 365 दिन होता है। तो इकोनॉमी हमारा कंसेप्ट कहता है कि यदि मान के चलते हैं कि 365 दिन जो होती है, इसमें से आप कह सकते हो कि यदि इसमें से यदि बात करें तो टोटल जो हमारा 365 दिन होता है, इस 365 दिन की यदि हम बात करें तो इसमें यदि आप 273 दिन, ठीक है, या अधिक, ठीक है, 273 दिन या अधिक बटा हम कह सकते हैं 365 दिन, ठीक है, इंटू 8 घंटा, ठीक है, यानी यदि आप एक साल में जो 365 दिन होता है, इस 365 दिन में यदि आप 273 दिन या 273 दिन से यदि अधिक आप काम करते हैं और प्रत्येक दिन आपको 8-8 घंटा का यदि काम मिलता है, तो याद रखना कि आप बेरोजगार नहीं हैं। यानी यहाँ लिख देता हूँ, आप बेरोजगार नहीं हैं अकॉर्डिंग टू ये हमारा नियम। तो भारत ने कहा है कि समान आधार पर यदि देखा जाए तो हमारा एक साल में 365 दिन होता है। यदि आप 365 दिनों में से यदि 273 दिन या इससे अधिक आपको 8-8 घंटा का यदि काम मिलता है तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा, आपको माना जाएगा कि आप रोजगारप्रस्त है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस या नो में जवाब देना है। वर्तमान सप्ताह के आधार पर यदि देखा जाए तो हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे वर्तमान सप्ताह के आधार पर। सप्ताह के आधार पर, तो वर्तमान सप्ताह के आधार पर देखिएगा तो हमारे यहाँ एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो हम पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ एक सप्ताह में इक्वल टू हमें 7 दिन होता है। क्लियर हुआ? अब याद रखिएगा कि जो एक सप्ताह में आपको 7 दिन होता है, तो अब आपको ये देखना है कि सप्ताह में यदि आप 1 घंटा भी काम कर लेते हैं तो आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। यानी एक सप्ताह में 1 घंटा का कार्य यदि आपको मिलता है तो आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। गजब के बेरोजगारों का मजाक सरकार ने उठाया है, इसको हम मजाक ही कह सकते हैं, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कह सकते। मेरे पास जगह ज़्यादा टाइम ही नहीं है। एक होता है हमारा
दैनिक कार्य अवधि कह सकते हैं, ठीक है, यानी वर्तमान दैनिक आधार भी कह सकते हैं। तो हमारा वर्तमान दैनिक आधार, तो वर्तमान जो दैनिक आधार होता है, इस आधार पर यदि मापा जाए तो हम इसको दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। यदि मान लिया जाए कि 1 से 4 घंटा का आप काम करता है, ठीक है, 1 से 4 घंटा का आपको प्रत्येक दिन यदि काम मिलता है तो इसको हम लोग आधा दिन का रोजगार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधा दिन का रोजगार कहेंगे। और यदि आपको मान लिया जाए कि 4 से लेकर के 8 घंटा का जॉब मिलता है या काम मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि आपका पूर्ण दिवस का रोजगार मिल चुका है। क्या कहेंगे आप कहेंगे कि सर हमें पूर्ण दिवस का हमें रोजगार मिल चुका है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि यदि एक दिन में आप 4 घंटा का काम करते हैं तो आधा दिन का आप रोजगार मिले, उसके बाद आप बेरोजगार हो गए। और यदि 4 से 8 घंटा का आपका काम मिला तो आप एक दिन में ये नहीं कह सकते हैं कि हम आज बेरोजगार रह गए, बल्कि आपको माना जाएगा, वो आपको कहना होगा कि भाई ऐसा नहीं है। तो 4 से 8 कहीं होगा, या 4 तक है ना, तो 5 से 8 भी कह सकते हैं। तो ऐसा यदि काम मिल गया तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो है वो बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी हमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम यहाँ पर आराम से इस स्टेटमेंट को हम समझ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बता दो कि हाँ सर क्लियर है। बेरोजगारी का फंडा आपको क्लियर हो गया? बोलिए मेरे प्यारे बच्चों, बेरोजगारी का फंडा आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, मैथ का क्लास होगा, काहे कि नहीं होगा? सब क्लासेज होंगे, आप पढ़ते रहिए, क्लासेज कोई नहीं रुकेगा, सब क्लासेज चलेंगे। सब कोई क्लियर हो गया? बेरोजगारी के मजाक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारे देश के कानून और नियम बनाने वाले देश के नेतागण, जिसे आप हम चुन के संसद में भेजते हैं। वे सारे इस तरह के नियम कानून और इस तरह की विचारधारा प्रकट करते हैं। ये जी क्लियर? तो आपको मुझे लगता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्या बोलो भैया? अब हम चलते हैं बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? बेरोजगारी के प्रकार। आप लोग कलम को फास्ट करो और मुझे बताओ कि हाँ सर समझ में आया, तब हम आगे की बात करेंगे। बेरोजगारी के प्रकार, देखो भैया, बेरोजगारी के प्रकार हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे विकसित देशों में, एक पढ़ेंगे विकासशील देशों में। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकसित देशों में। विकसित देशों में, और इधर पढ़ते हैं विकासशील देशों में। विकासशील या अल्प विकसित कह सकते हैं देशों में। तो एक हमारा होगा विकसित देश, एक होगा हमारा विकासशील देश, ठीक है। तो प्रश्न होता है कि यदि हम विकसित और विकासशील देश की बात करें तो इसमें हमें एक चीज़ों के बातों को अच्छे से हमें समझना होगा कि नाउ इफ़ यू आर डिस्कसिंग ऑल अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, या इफ़ आई एम डिस्कसिंग ऑल अबाउट अंडर डेवलप्ड, नाउ व्हाट द स्टेटमेंट मस्ट बी टेकन देयर, ठीक है। तो अब होता है कि जो हमारा विकसित जो राष्ट्र होते हैं, ये विकसित राष्ट्रों में खास तौर पर दो गरीबी को दो बेरोजगारी को देखा जाता है। एक हमारा चक्रीय बेरोजगारी होती है, एक हमारा अनियमित बेरोजगारी होती है, ठीक है। तो इसको आप दो भागों में अभी तोड़िए। विकसित देशों में मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो दो भागों में बटेगा। एक बटेगा हमारा चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, और एक जो होगा वह हमारा होगा अनियमित बेरोजगारी। अनियमित बेरोजगारी में हमारा बटेगा। इस सभी को अच्छे से समझाऊंगा। पहले बेरोजगारी, पहले इसको आप फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। और अब मायने सी बात है, इस आधार पर यदि हम डिफाइन करें तो हमारा जो होता है बाबू लोग, चक्रीय बेरोजगारी आपको दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? तो चक्रीय बेरोजगारी इसलिए हम मानते हैं कि दो भागों में बढ़ता है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकास करता है। और दूसरी बात कह सकते हैं कि वहाँ पर एक होता है जो हमारा आकस्मिक समस्याएं भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक हम कह सकते हैं कि एक हमारा प्रौद्योगिकी बेरोजगारी होगा, एक हमारा यहाँ पर प्रौद्योगिकी चक्रीय बेरोजगारी होगा, और एक आपका जो होगा यहाँ पर आकस्मिक बेरोजगारी होगा। आकस्मिक बेरोजगारी होगा, ठीक है।
आकस्मिक बेरोजगारी होगा। अब होता है हमारा अनियमित बेरोजगारी। तो अनियमित जो हमारी बेरोजगारी होती है, इसमें एक ही बेरोजगारी होता है, उसको कहते हैं हम लोग घर्षण जनित बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग घर्षण जनित बेरोजगारी जो होता है। एक घर्षण जनित बेरोजगारी हमारा जो पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि यह अनियमित बेरोजगारी के श्रेणी में आएगा। एक एक टर्मों को आप अच्छे से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं प्लीज़। यदि हम विकसित देश विकासशील की बात करें, या हम कह सकते हैं अल्प विकसित यदि देशों की बात करें, तो यह जो हमारी बेरोजगारी होगी, इसको भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक हमारा शहरी बेरोजगारी होता है और एक हमारा ग्रामीण बेरोजगारी होता है। मानते हैं ना? एक हमारा शहरी बेरोजगारी होता है, एक ग्रामीण बेरोजगारी होता है। तो पहले यहाँ पर हम लोग ग्रामीण की बात करें, क्योंकि हमारा भारत जो है एक ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा अपने पास रखता है। तो गाँवों में देखिएगा कि बेरोजगारी जो होगा, एक हमारा मौसमी बेरोजगारी ज़्यादा होता है और एक हमारा जो होता है वो छुपी हुई बेरोजगारी कहेंगे। एक हमारा जो होता है वो आपको छुपी हुई बेरोजगारी दिखेगा, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है। तो एक आपका छुपी हुई बेरोजगारी, जिसको आप अदृश्य बेरोजगारी भी कहें, डिस्गाइज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप अपनी भाषा में प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी आप कहेंगे। तो ये आपको जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है। यदि हम शहरों की बात करें, तो एक शहरी यदि क्षेत्रों की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों में भी यह मुख्य रूप से दो भागों में बेरोजगारी बढ़ती है। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है? एक औद्योगिक बेरोजगारी होता है, एक शैक्षिक बेरोजगारी होता है। क्या होता है? एक हमारा औद्योगिक बेरोजगारी होगा और एक हमारा शैक्षिक बेरोजगारी होगा, शैक्षिक बेरोजगारी। इस तरह से पूरी दुनिया की यदि बात करें तो बेरोजगारी कुछ इस प्रकार होता है। अब सभी की बात हम लोग एक एक करके करेंगे कि सर ये क्या होता है। तो सबसे पहला हम शुरू यहीं से करेंगे, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी क्या होता है। समझ आया? ये पूरे सभी को फिगर माइंड में सेट हो गई है? बोलिए, ये फिगर सबको दिमाग में सेट हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। गुंजन, अंकु और हैं रोशन, बोला यहाँ तक सबको क्लियर है? फिगर बन गया। अब आपको समझना है, क्योंकि आपको समझने के लिए मेन समय देना है, ठीक है। अंकु, फोटो बन गई। तो देखो, सबसे पहले हम लोग प्रौद्योगिकी बेरोजगारी की चर्चा करें। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी बस समझना है, लिखना बहुत नहीं है, ये सारे समझना है। तो पहला हमारा जो है वो है हमारा प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। क्या है? देखो, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान के हम चलते हैं कि पहले हम लोग को जो गांव एक होता था, इस गांवों में गांव का पूरा गांव की बात किया जाए तो गांव के जो एक मोड़ होता था, है ना, तो गांव में कहीं एक जगह आप सुनते हैं कि एसटीडी है या आईएसडी है या पीसीओ के नाम आपने सुना होगा। पूरी गांव में एक जगह होता था। अब एक जगह होने के कारण क्या होते थे कि लोगों की जो बात करने की जो लाइन होता था, लोग लाइन लगाते थे बात करने के लिए कि अच्छा ठीक है, पहले वो बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे। ऐसे होता था, एक एक कर करके लोग लाइन लगाते थे। अब इससे क्या होता था कि सारे हमारे कंज्यूमर है, फ़ोन पे बात करने वाले लोग दुकान में जाते थे, स्टडी में जाते थे, कहते थे कि बात करना है, तो बोलता था कि बैठिए अभी ये बात करें, उनके बाद आप बात कीजिएगा। अब मायने सी बात है, तो ये जो रोजगार था, इससे कितने लोगों के गांव में पेट चल रहा था। तो पता चलता था पूरे गांव में एक गो एसटीडी है, ये है, पूरा गांव की जनसंख्या इन्हीं के यहाँ जा रही है बात करने के लिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि इससे एक परिवार जो था, ठीक है, एक परिवार को दाल रोटी चल रहा था। क्लियर हुआ? मात्र एक परिवार की दाल रोटी चल रही थी। अब इसी में हम कहेंगे कि नया कह सकते हैं कि नया टेक्नोलॉजी आया, यानी न्यू टेक्नोलॉजी आया। और जब न्यू टेक्नोलॉजी आया तो उस टेक्नोलॉजी को नाम दे दिया गया मोबाइल। क्या नाम दिया गया? अब नया टेक्नोलॉजी जो आ गया उसका नाम हो गया मोबाइल। अब जैसे ही मोबाइल आया तो मायने सी बात, अब सभी लोगों के हाथों में यदि देखेंगे तो हर लोगों के हाथ में मोबाइल जाना शुरू हो गया। अब जैसे ही मोबाइल सभी ने खरीदना शुरू किया तो पता चला कि जो जनसंख्या, जो ये आदमी एसटीडी से कमा रहा था, अब यह आदमी मोबाइल आने के कारण यह परिवार जो था वो क्या हो गया? अब बेरोजगार हो गया। क्या हो गया साहब?
अब ये व्यक्ति बेरोजगार हो गया। ठीक है, अब एक सोचो कि हम कहेंगे कि जब एक ओल्ड जो हमारा टेक्नोलॉजी होता है, तो जब ओल्ड टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी से जब रिप्लेस करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि ऐसे परिस्थिति में कुछ समय जो होता है, कुछ समय के लिए हम कहेंगे कि बेरोजगारी आती है। ठीक है, कुछ समय के लिए बेरोजगारी आती है, लेकिन यदि देखा जाए तो रोजगार का एक बड़ा स्रोत देता है। रोजगार का कह सकते हैं यह जो होता है बड़ा अवसर प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है। अब अवसर कैसे करता है समझाता हूँ। तो पहली बार यदि एसटीडी के भीड़ जो थी, इस एसटीडी के भीड़ के कारण पूरा गांव एक ही जगह बात करने के लिए जाता था, लेकिन जैसे ही नया मोबाइल फ़ोन आया, तो मोबाइल फ़ोन आने के बाद एक परिवार या एक जो आदमी का दुकान था, इस दुकान तो इसकी बंद हो गई। तो बात हमको भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है, ये आदमी बेरोजगार हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ये व्यक्ति क्या किया, तो मोबाइल आने के बाद देखिएगा, हमने जैसा कि बताया कि रोजगार के एक बड़ा अवसर देता है। तो क्या क्या हुआ, अब इसके कारण अब मोबाइल रिचार्ज सेंटर खुल गए। क्या हुआ, तो अब मोबाइल रिचार्ज सेंटर खुला। ध्यान देना, रिचार्ज सेंटर खुलना शुरू हो गया। मोबाइल का देखिएगा तो रिपेयरिंग सेंटर, हम कहेंगे कि जो मोबाइल है इसका कहेंगे कि सर इसके लिए एक रिपेयरिंग सेंटर खुल गया। मोबाइल के लिए टेम्पल ग्लास के दुकान आ गए, टेम्पल ग्लास लगने लगे। मोबाइल के लिए कहेंगे कि बैक कवर का दुकान आ गया। समझ में आया? अब आप लोग खुद बताओ कि मोबाइल आने से लोगों के नौकरी या कह सकते हैं लोगों के अवसर, रोजगार के जो अवसर थे, ये रोजगार के अवसर घटे या बढ़े? अब बताओ। पहले हमारे यहाँ केवल बस चलती थी, तो बस से कई गो दाल रोटी लोगों को चलता था। तो पता चला कि ये जो एक बस होती थी, इस बस में मायने सी बात है कि इसमें एक मालिक होता था, ठीक है, एक ड्राइवर होता था, और एक इसमें देखेंगे कंडक्टर होता था या खलासी। 3 लोगों की दाल रोटी चल रही है। अब इसके जगह पर आ गया टेम्पू। तो बताओ, टेम्पू से 3 लोगों को रोजगार मिला या टेम्पू से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला? तो हम कह सकते हैं कि जब एक नया टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी को रिवर्स करता है या रिप्लेस करता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्प अवधि के लिए, कुछ समय के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, अल्प अवधि के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पर बेरोजगारी होती है, लेकिन बाद में वह जो होता है वह रोजगार के एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से कहेंगे कि जब नया टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, तो हम कह सकते हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कोरोना जब आया, तो कोरोना से पहले सारे टीचर मुंह से पढ़ाते थे, बोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। तो कोरोना के बाद एक हम कह सकते हैं ऑनलाइन का कंसेप्ट आया। जब ऑनलाइन का कंसेप्ट आया, तब लोग क्या हो गए, अब बोर्ड पे भी पढ़ा रहे हैं, बोल भी रहे हैं। बहुत सारे जो पुराने टीचर थे उनको बोर्ड पे पढ़ाने में दिक्कत होने लगी। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते 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 तो जब ऑनलाइन आया तो बेरोजगार हो गए थे। आप भी मानते हैं, जब वो टीचर ऑनलाइन आया तो बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि उनको आता ही नहीं था। अब उन्होंने सीखना शुरू किया, और सीखा तो फिर जा करके उन्होंने रोजगार आज के डेट में अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उसी तरह जब मोबाइल आया, तो यही दुकानदार जो एक बेरोजगार हो गया था, अब यह व्यक्ति क्या किया, यही एसटीडी में क्या खोल दिया भाई, मोबाइल रिचार्ज सेंटर खोल दिया, मोबाइल टेम्पल ग्लास का खोल दिया, रिपेयरिंग सेंटर। आपने गांव घरों में देखा होगा, देखे हो कि नहीं देखे हो बताओ? तो इसी को कहते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी बेरोजगार। बोलो भैया कि मजा आ गया, सर बढ़िया समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा है जो एक कह सकता है कि नहीं समझ में आया? पूरे बढ़िया से ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं, ईमानदारी से बोले, पूरे के पूरे मैटर समझ में आ गई टेक्नोलॉजी बेरोजगारी का? तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं तो बेरोजगारी होती है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, फिर वो रोजगार के एक बड़े अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलो, तो ये टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी की बेरोजगारी आपकी समझ में आ गई। और यदि ये टेक्नोलॉजी पर आप अपने आप को यदि अपडेट नहीं हुए, तो फिर आप बेरोजगार होकर चल जाइएगा, चक्री हो गए आप। इसीलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, हमें अपने आप को अपग्रेड होना होता है। यदि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं हुआ तो बेरोजगार कन्फर्म हो जाएंगे।
जो नहीं हुआ, जो हुआ, दोनों के लिए। तो मुझे लगता है फिगर एकदम दिमाग में घुस गया होगा। अगला बेरोजगारी क्या है? अगला है आकस्मिक बेरोजगारी। बाबू इसमें हम क्या बताएं, हमसे अच्छा तुम जानते हो। आकस्मिक बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? जैसे कोविड-19 आया, तो जब कोविड-19 आया तो ये अकस्मात था। कहीं कह सकते हैं भूकंप आ जाए, तो ये सारे अकस्मात है, ठीक है। तो ये कौन लेवल के पढ़ रहे हो? अब बीपीएससी वाला पढ़ाई है तो बीपीएससी में एडमिशन लोगे तब न जी। एडमिशन रहेगा बिहार पुलिस के और दरोगा के, और बीपीएससी वाले चीज़ों की डिमांड करोगे तो ये पढ़ कौन चीज़ के रहे हो? यहाँ जो भी क्लासेज होती हो बीपीएससी के ही लेवल का होता है। इससे प्रूफ होता है अंकु कि आपने कभी बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं देखा है, ठीक है। यदि देखा होता तो प्रश्न नहीं तुम किए होते। और तुम्हारा नहीं है, 1 लाख बच्चों को हम दिन में पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी वाले को, 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली आप ही बीपीएससी देने वाले हैं, देखा जाए तो। आकस्मिक बेरोजगारी क्या होता है? आकस्मिक बेरोजगारी यानी कोई किसी प्रकार का एपिडेमिक आ जाए, कोई अकस्मात घटनाएं घट जाए, उसके कारण लोग बेरोजगार होते हैं। जैसे जब कोविड-19 आया तो कोविड-19 आने के बाद कंपनियां बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गए, और इसके कारण क्या थे कि जो लोग पहले नौकरी कर रहे थे वो सारे बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब किसी प्रकार के अकस्मात कोई घटनाएं घट जाती है, उसके कारण जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं आकस्मिक। हाँ, इसको हमें जानना बड़ा जरूरी है। ये हमारा घर्षण जनित बेरोजगारी क्या है, इसको भी हम फिगर में ही समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो हमारा एक जो है घर्षण जनित बेरोजगारी को समझो। तो जो घर्षण जनित हमारा जो बेरोजगारी होता है, एक घर्षण जनित बेरोजगारी को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसका शिकार हम भी रहे हैं, आप लोग भी भविष्य में हो सकते हैं। घर्षण जनित बेरोजगारी का मतलब ऐसे समझे, जैसे हमारे पास इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे चलो अंकु को ही देखता हूँ, ठीक है। एक अंकु है और एक रोशन को लेता हूँ। तो मान लो एक अंकु है, ठीक है, और यहाँ पर एक रोशन है। अब प्रश्न होता है कि अंकु और रोशन जो हैं ये दोनों के दोनों जेआरसी में हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इनका जेआरसी में पढ़ते पढ़ते क्या हुई, दोनों एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि अंकु जो है, सॉरी जेआरसी, तो अंकु जो है, अंकु मान लिया जाए कि इन्होंने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया अभी तत्काल में, ठीक है, क्योंकि पैसा की ज़रूरत थी। और रोशन जो है, इन्होंने कह सकते हैं कि इन्होंने विप्रो ज्वाइन कर लिया, कारण कि भैया पैसा पटना में रहना है, पढ़ाई करना है तो कुछ पैसा रहना होगा। तो पार्ट टाइम दोनों जॉब ने ज्वाइन किया। अब पता चला कि दोनों का जो कार्य हैं, चाहे बात कर रहे हैं अंकु का या बात करें रोशन का, दोनों जो कार्य कर रहे हैं दोनों कंप्यूटर ऑपरेटर या कह सकते हैं डेटा एंट्री के काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का जो काम है वो डेटा एंट्री का काम है। इज इट क्लियर? अब होता क्या है कि अचानक 71वीं बीपीएससी होने जा रही है, और 71वीं बीपीएससी के जब एग्ज़ाम हो रहा था तो दोनों दोस्त जो थे पीटी में मिल गए। अरे अंकु, तहाँ रोशन कैसे हो? दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। अब यहीं पर अंकु से रोशन ने पूछा, रोशन से अंकु ने पूछा। तो इन्होंने कहा कि रोशन ने कहा अरे यार मैं तो विप्रो ज्वाइन किया है, वहाँ पर डेटा एंट्री के काम कर रहे हैं। अंकु ने कहा कि अरे यार मैं तो इन्फोसिस ज्वाइन किया है और वहाँ डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं। दोनों की सैलरी की बात हुई तो अंकु ने कहा कि यार हमें तो 30,000 रुपया मिलता है डेटा एंट्री के लिए। रोशन ने कहा कि अच्छा मेरा तो यार 44,000 सैलरी है। अब देखने वाली बात है, दोनों का काम एक, दोनों का काम है डेटा एंट्री का, लेकिन एक इन्फोसिस दे रहा है एगो को 30,000, एगो को दे रहा है 44,000। अब इसी में क्या हुआ, अंकु को लगा कि अरे हम भी वही काम कर रहे हैं, रोशन भी वही काम कर रहा है, रोशन को 44,000 हमें 30,000 ही कैसे हो सकता है। अब क्या हुआ कि दूसरा दिन अंकु जो है, अंकु गया अपना ऑफिस और ऑफिस जा करके कहा कि सर मैं रिजाइन देना चाहता हूँ, और इन्होंने अपने पोस्ट जा करके रिजाइन दे दिया। क्योंकि अब इसको लगा कि क्यों नहीं हम भी रोशन के कंपनी जो है विप्रो है, ये विप्रो में जा करके ज्वाइन कर लें। जब वही काम करने के लिए 44,000 मिल रहा है तो हम 30,000 में क्यों काम करें। अब जैसे अंकु ने रोशन के कंपनी में गया तो कंपनी विप्रो ने कहा कि सॉरी सर, अभी तो हमारे पास सीट भर गई है, यू हैव टू वेट फॉर अ मंथ। आपको सर 1 महीना का इंतजार अभी करनी होगी, 1 महीना में वो सीट खाली होगा, फिर हम आपको नौकरी दे देंगे। अंकु को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया।
अब अंकु कहा कि सर वेटिंग क्यों करेंगे, हम नौकरी छोड़े हैं। अब फिर है अंकु विप्रो से आगे बढ़ता है, इन्होंने HCL कंपनी में गया। HCL ने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, चलो हम आपको 40,000 देंगे, ठीक है 40,000 देंगे, लेकिन सर 1 सप्ताह आपको इंतजार करना होगा। पता चला कि अंकु जो है 1 सप्ताह यानी 7 डेज कह सकते हैं इंतजार किया और फिर नौकरी ज्वाइन किया। तो प्रश्न है कि इन्होंने ऑफिस को रिजाइन किया, रिजाइन करने के 7 दिन तक इन्होंने नौकरी को ढूंढा। तो ये 7 दिन जो इन्होंने बेरोजगार रहे लेकिन घर पे बैठे नहीं थे, 7 दिन जो बेरोजगार रहे ये 7 दिन काम खोज रहे थे। तो ये जो बेरोजगार की जो स्थिति बनी लेकिन एक्टिवनेस की भी साथ है, तो इसी बेरोजगारी को हम लोग घर्षण जनित कहते हैं। इसका मतलब हमारा एक कहने का तात्पर्य है कि जब तक तुम्हें दूसरा नौकरी ना मिल जाए, दूसरा नौकरी के जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए तब तक पहली नौकरी मत छोड़ना। यदि पहली नौकरी छोड़ दिया दूसरी नौकरी में लेट हो गई तो तुम घर्षण जनित बेरोजगार हो गए। हम लोग भी हुए हैं, हम भी हुए हैं कि अपने नौकरी से रिजाइन दे दिए यूपीएससी के चक्कर में, और पता चला कि यूपीएससी ने 2 बार पेंडिंग में डाल दिया और दोनों बार में से एक बार भी ज्वाइनिंग नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन का खेल हो गया। जो 100 रिजल्ट जो आपको पता है कि यूपीएससी जो होती है वो यूपीएससी आपका 100 रिजल्ट जो होता है वो रिजर्व में डाल देता है, ठीक है। और यही रिजर्व में तो पहला तो मैं मानता हूँ कि 2019 में हमें प्रोविजनल रिजल्ट दिया था, चलो उस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन 2021 का जो मेरा यूपीएससी था इसमें हमारा 100 रिजर्व में डाल दिया था। मिठाइयाँ बट गई, सब चीज़ हो गया, हम भी अपने जॉब से रिजाइन दे दिए। पहले वाला जो हम CGL में थे, ऑडिटर में थे, हम वहाँ से रिजाइन दे दिए कि चलो अब तो यूपीएससी हमें रोज ज्वाइनिंग करा ही देगा। पता चला कि वहाँ रिजर्वेशन का खेल हुआ, ओम बिरला के बेटी का ज्वाइनिंग करा दिया, अशोक दुबे बैठे ही रह गए। तो ये मायने सी बात है कि एक नौकरी मिला भी नहीं था, हम पहले ही रिजाइन दे दिए। तो यदि ऐसी स्थिति कहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बेरोजगार होता है तो उस बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं कि वह एक घर्षण जनित बेरोजगार है। हम घर्षण जनित हैं, मतलब हम रुके नहीं हैं, हम ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी किसी के साथ हो सकता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल घर्षण जनित बेरोजगारी का मैं आपको सामने खड़ा हूं, ठीक है। आप लोग के भी लाइफ में ऐसा हुआ है। तो आई थिंक घर्षण जनित बेरोजगारी समझ में आया सबको। इसको लिखवाना पड़ेगा या आराम से समझ में आया? इसलिए तुम्हारे ही क्लास से एगो अंकु को लिया है, एगो रोशन को लिया है। मुझे लगता है कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमारा घर्षण जनित बेरोजगारी क्या होता है। बोलो यस या नो में जवाब दो कि हाँ सर या ना सर, दो ही ना हो सकता है जी। या तो सर समझ में आया या तो नहीं समझ में आया। बोलो भैया एवरीवन, घर्षण जनित बेरोजगारी समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। तो कुछ नहीं, एक नौकरी लेने से पहले दूसरी नौकरी को यदि आपने छोड़ दिया तो याद रखना कि आप बेरोजगार बनेंगे। अब कौन सी बेरोजगारी है? चलो ये हमारा पूरा विकसित खत्म हो गया। आ जाओ अल्प विकसित या विकासशील पर। यहाँ है पहले ग्रामीण में मौसमी और छुपी हुई बेरोजगारी। देखो मौसमी का मतलब हम समझाता हूँ, यहीं पर समझो, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। मौसमी का मतलब हुआ कि मौसम के आधार पर आपको नौकरी मिलता है, काम मिलता है, वो मौसम खत्म आपका काम खत्म। जैसे मान के चलते हैं कि धान का भी फसल लगेगा, तो धान का जो अभी सीजन आ रहा है, धान का जो फसल लगेगी, इससे सभी को काम मिलेंगे, सबको काम मिलेगा। लेकिन जैसे ही धान की फसल रोपा जाएगी उसके बाद सारे निठल्ले बन जाएंगे। जैसे आपको याद है कि चूड़ा दही का जो प्रोग्राम बिहार में हमारा होता है मकर संक्रांति, उसे देखना कि रोड के किनारे सब लोग बोरा में चूड़ा और गुड़ का दुकान खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही 15 जनवरी आता है कोई चूड़ा और गुड़ पूछना बंद कर देता है, तिलगुड़ पूछना बंद कर देता है। तो जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में लगे हुए हैं क्या है? मौसमी है। जैसे भी लीची की खेती बिहार में हो रहा होगा, तो जो भी व्यक्ति लीची की खेती में लगे हुए हैं ये मौसम है, क्योंकि जैसे लीची का मौसम खत्म होगा फिर वो सारे के सारे व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। तो मौसम के साथ जो हमारा फसल मिलता है, मौसम के साथ जो हम अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं वह हमारा मौसमी होता है। जैसे मौसम खत्म वो पूरा का पूरा व्यवसाय खत्म, इसको हम लोग बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्लियर हुआ? अब आगे आता है हमारा छुपी हुई बेरोजगारी, समझना बहुत जरूरी है। ये छुपी हुई जिसको हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो ये आप समझिए, छुपी हुई या कह सकते प्रच्छन्न,
तो जो प्रच्छन्न हमारा बेरोजगारी होता है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? देखो, एक खास तौर पे हमारे भारत में जो हमारा कृषि क्षेत्र होता है, ये हमारा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, यानी कह सकते हैं ग्रामीण इलाका में, ग्रामीण इलाका में सबसे ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। अब कहो सर कैसे? दिखाता हूँ। जैसे मान के चले से सभी जगह है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है। क्या है हमारा? 1 एकड़ हमारा ज़मीन है। अब आप लोग खुद बताओ, किसान पुत्र आप लोग होंगे, 1 एकड़ ज़मीन को खेती करने के लिए कितनी की ज़रूरत होती है? मुझे लगता है 1 एकड़ ज़मीन को पर खेती करने के लिए एक व्यक्ति जो होगा, एक व्यक्ति काफ़ी होगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे क्या कि इसमें बाप, बेटा, बच्चे, है ना, उसके बाद पत्नी, सारे के सारे खेत में लगा है। लग रहा है बेटा जो है रोपनी चला रहा है, कोई कवरिया चला रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई कुदाल लेकर, लग रहा है कि सबके काम मिला हुआ है। लेकिन यदि उनमें से किसी को निकाल दिया जाए तो हमारा रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आया? यदि उसे निकाल दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि जहां पर एक व्यक्ति की जरूरत है वहां 4-4 लोग लगे हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो यह एक परिवार है और इस परिवार में इमेजिन करो इसमें 5 सदस्य हैं, ठीक है। और ये 5 सदस्य को आपको खाना तैयार करना है। ये खाना तैयार करने में बताओ कितने लोग की ज़रूरत होगी? 5 लोग खाना बनाने में। मुझे लगता है इसके लिए भी एक व्यक्ति काफ़ी है, ठीक है। लेकिन देखिएगा क्या कि किचन में यदि घुसोगे तो पाओगे कि एगो कोई आटा सान रहा है, कोई सब्जी काट रहा है ना, कोई छोलनी कलछुल गैस पर चला रहा है। लग रहा है कि 3-3 गो जो लोग हैं ये सभी काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न है कि 5 लोगों को खाना बनाने के लिए इतने लोगों की क्या ज़रूरत है? 5 लोग लगा हुआ है। यानी इनमें से मान लिया जाए कि 4 व्यक्ति को यहाँ से हम हटा दें, क्योंकि एक व्यक्ति ही खाना आराम से तैयार कर सकता है। क्या हमारे खाना बनाने का जो प्रोडक्ट है, यानी जो हमारा आउटपुट है, क्या हमारे इस आउटपुट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसी जो होती इसी को हम लोग डिसगाइज या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जहां पर एक व्यक्ति की आवश्यकता है लेकिन वहां 5-5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको यदि हटा भी दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमारा खास तौर पर जो एग्रीकल्चरल क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? एक और बेरोजगारी देखते हैं, कौन सा बेरोजगारी है? अगला बेरोजगारी आपका जो है, ये तो हो गई शहरी में है। शहर में आपका औद्योगिक बेरोजगारी। जैसे अब मान लो हम पटना की बात करें, दिल्ली की बात करें, सारे शहर हैं, तो शहर में बेरोजगार कौन होंगे? तो मायने से औद्योगिक बेरोजगार। जैसे मान के हम चलते हैं कि पटना में चमड़ा का उद्योग है, चमड़ा का कह सकते हैं फैक्ट्री है। अचानक अब लोग चमड़ा के जानवरें नहीं पालिएगा तो चमड़ा आएगा कहाँ से? पहली तो बातें हो गई, खाली बकरा बकरी से थोड़ी आ पाएगा। पहले जानवर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाले, उसकी चमड़ा का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। तो माइनिस और लोग अब क्या हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल अब वस्तुएं तैयार हो गए हैं, चमड़ा, रेक्सिन ये सब आ गए हैं। तब लोग क्या है कि जूता चप्पल जो होता है रेक्सिन ये सब को बना पहन रहे हैं, प्लास्टिक के पहनना शुरू कर दिए। तो मायने सी बात है कि चमड़ा उद्योग में या चमड़ा का जो उद्योग लगे हुए हैं, यह चमड़ा उद्योग पटना में बंद हो जाए। तो जब पटना में बंद हो जाएगा तो मायने सी बात है कि जो भी व्यक्ति इस उद्योग धंधों में लगे हुए हैं, क्या वो आदमी बेरोजगार होगा कि नहीं होगा? यानी कहेंगे कि कहीं भी जब किसी भी शहरी क्षेत्रों में जब किसी प्रकार का उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं तो उसमें लगे हुए जो भी उसमें कहेंगे कि जो कर्मचारी होते हैं, वे सारे के सारे कर्मचारी जो बेरोजगार हो जाते हैं किसी उद्योग धंधे को बंद होने के कारण, इसे हम लोग औद्योगिक बेरोजगार कहते हैं। अगला है शैक्षिक बेरोजगारी। का मतलब क्या हुआ? अब पहले क्या था बाबू कि यदि तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए कहा जाता कि बीएड है जी, बीएड है तो ठीक है। अब क्या है कि आप बीएड करके नौकरी कर रहे हो, कोई आया और कहा कि सर हम एमएड भी हैं, एमसीए भी हैं, अब बताओ कि तुमको भी 10,000 रुपया दे रहा है। बीएड करके तुम पढ़ा रहे हो शहर में स्कूल में तो तुम्हें 10,000 रुपया दे रहा है। कोई कहा कि सर हम एमएड भी हैं, एमसीए भी हैं, चलिए सर हम 10,000 रुपये में आपको पढ़ा देंगे।
बताओ आप बेरोजगार हो गए कि नहीं हो गए? यानी आपसे हायर एजुकेशन वाला के हालात देखेंगे तो आपसे हायर एजुकेशन वाला भी उतना ही पैसा में काम करने को तैयार है, आप उससे कम एजुकेशन प्राप्त किए आप भी उतना ही में काम करने को तैयार हैं, तो मैं नहीं सब कोई भी अपना से सीनियर ही लेगा। तो तुमसे सीनियर, तुमसे ज़्यादा क्वालिटी वाला यदि उसी रेट में मिलता है, आपको क्यों रखेगा जी? अब मायने सी बात है कि जैसे पहले रेलवे की बात करते हो, आईटीआई वाले जो थे रेलवे में ज़्यादातर लोको पायलट बन जाते थे, पॉलिटेक्निक वाले ज़्यादातर बन जाते थे। अब बीटेक वाला आ रहा है और कह रहा है कि आप 40,000 जो लोको पायलट को देते हो, हम बीटेक हैं, आईआईटी गुवाहाटी से किए हैं, आईआईटी रुड़की से किए हैं। अब वो भी मान लो कि लोको पायलट के लिए एएलपी जो होता है उसका फॉर्म भर रहा है, तुमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तुमसे ज़्यादा उसके पास स्किल है, तुम्हारे से ज़्यादा नॉलेज है। तो बताइए कि जब उसी रेट में सरकार को 40,000 में ड्राइवर बीटेक मिल रहा है, तो बाबू लोग ये आईटीआई और पॉलिटेक्निक को क्यों सरकार खोजेगा? इसी को कहते हैं शैक्षणिक बेरोजगार। समझ में आ गया? जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोल दो कि हाँ सर या ना सर। 2 ही 3 तो कारण हम पूछते हैं, हम ज़्यादा तो पूछते हैं नहीं। तो दीज ऑल आर द बेरोजगारी, इसी सबको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया बेरोजगारी? बोलो भैया, आज आपकी बेरोजगारी सोचो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बेरोजगारी के कारण हम लोग लिखते हैं, आखिर बेरोजगार हम क्यों होते हैं? तो अभी के डेट में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है सरकार नहीं, मैं सरकार को कभी भी नहीं कहता। बेरोजगार के कारण हम खुद हैं, क्योंकि आज के डेट में बीए क्वालिफाई हो, एमए क्वालिफाई हो, पीएचडी करने वाले से पूछ दीजिए कि आपका सिलेबस क्या था, रिसर्च सिनॉप्सिस किस में तैयार किए थे, आधा अधूरा बताएंगे। ग्रेजुएट बच्चों से पूछो कि कहूँ कुछ नहीं, तो खाली अपना सिलेबस बता दो कि ग्रेजुएशन में क्या पढ़े हो, कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि एडमिशन लिया है समस्तीपुर में और बैठा हुआ है पटना में और कहेगा कि कॉलेज में पढ़ाई कहाँ होता है। खाली जा करके चिट्टा पुर्जा और माइक्रो बना करके हम परीक्षा पास हो जाते हैं और बाद में हम कहते हैं कि सरकार हमें बेरोजगार किया हुआ है। अरे बेटा, रोजगार के लिए आपको स्किल्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। हम करते नहीं हो सरकार को, हम खाली कोसते हैं। यानी हमारा कंसेप्ट में भाई हम कभी नहीं सरकार को कोसते हैं। हाँ, सरकार की नीतियों को हम जरूर कोसते हैं, लेकिन डायरेक्ट कह देना कि सरकार हमें बेरोजगार किया हुआ है। जैसे अभी बिहार में देखो, सारे बच्चे जो हैं डोमिसाइल के लिए मार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि सरकार डोमिसाइल के कारण, बच्चा बोलेगा कि डोमिसाइल के कारण हम बेरोजगार रह गए। बिहार का टीचर में या बिहार का नौकरी में हमें नहीं हुआ क्योंकि हमारे डोमिसाइल नीतीश कुमार नहीं लागू किया। अरे थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान बनो। क्या डोमिसाइल लागू करने के लिए अधिकार है राज्य सरकार को? यदि हम संविधान पढ़े, पटना के बहुत सारे टीचर जो है बच्चे को बहका करके गांधी मैदान ले जा रहे हैं, लाठी खिला रहे हैं। अरे यार, तुमको कोचिंग वाला टीचर जो आपको बहकाते हो, तुम चले जाते हो लाठी खाने के लिए, क्या तुम्हारा अपना इतना कॉमन सेंस नहीं कि हम एक बार संविधान को पढ़ें, एक बार हम जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे राज्य की सरकार को डोमिसाइल लागू करने का अधिकार नहीं है? तो जब करने के अधिकार नहीं है तो हम सरकार को कोस रहे हैं क्यों? यानी कुछ लोग अपना दाल रोटी चला रहे हैं, आपको बरगला करके गलत गलत इंफॉर्मेशन देकर तुम पढ़ जा रहे हो। यार, इट मीन से इसी को कहते हैं अशिक्षित होना, और यही लोग कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। इसलिए बेरोजगारी का कारण हमने एक ही शब्द में बोला कि बेरोजगार सरकार नहीं रखती है, बेरोजगार हम और आप अपने नीति और अपने कारण से हैं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, किसी चीज को जानते हो। आजकल तो फेसबुक और व्हाट्सएप का एक नया यूनिवर्सिटी खुल चुका है, बस उसी से हम पढ़ के निकल जाते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, बेरोजगारी के थोड़ा कारण भी बता देता हूं, जो कि ये सब कारण हम नहीं बताने वाले हैं। अल जलूल ये सब कारण है जो आजकल बिहार में और पूरे भारत में यदि देखा जाए तो बेरोजगारी जिस तरह से बताई जा रही है, वो सारे हम बेरोजगारी के कारण आपको नहीं बताएंगे। तो सबसे पहला यदि हम बेरोजगारी के कारण देखें तो देखो, बेरोजगारी के कारण अनेक हैं। सबसे पहला हम यहाँ पर यदि नीतियों की बात करें तो नीति के आधार पे हम कहेंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ बेरोजगारी में सबसे बड़ी जो कारण है, तो देश में हमारा श्रम शक्ति का तीव्र विकास हो रहा है। हर साल बच्चे जो हैं ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री जल्दी जल्दी ले रहे हैं, लेकिन उनमें कौशल का अभाव है। उनमें कह सकते हैं कौशल मतलब जो स्किल्ड होता है, स्किल की कमी है। उनमें कह सकते हैं कि इनोवेशन की कमी है।
उनमें हम कह सकते तकनीकी शिक्षा का कमी है, उनमें आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है, खाली रट रहे हैं थ्योरेटिकल नॉलेज केवल लेकर के चल रहे हैं। दिस ऑल आर, ये सभी भी हमारे कारण हैं। तो देश में श्रम शक्ति का तीव्र विकास, देश में श्रम शक्ति का तीव्र विकास, तीव्र विकास। दूसरा यदि हम कहें तो हमारे भारत में बेरोजगारी के यदि हम और कारणों की बात करें तो आर्थिक विकास की हमारी गति जो है जितनी तेज होनी चाहिए उतनी नहीं है, यानी आर्थिक गति की आर्थिक विकास की धीमी गति, आर्थिक विकास की धीमी गति, यानी ये सारे हमारी पॉलिसी से संबंधित, इस पे हम सरकार को कोस सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यदि देखें तो हम कह सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित और कृषि प्रधान होना भी एक हमारा बेरोजगारी का कारण हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित होना हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है बाबू लोग। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कुमुत्ता की तरफ फैल रहा है। जहाँ देखो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल खूब भर रहे हैं। कारण क्या है भाई? केवल वो बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बच्चों को केवल दे रहे हैं। शिक्षा से कोई मतलब नहीं, तकनीक से कोई मतलब, कौशल से कोई मतलब नहीं। और हम भी जाकर एडमिशन ले लेते हैं, डिग्री के लिए ले लेते हैं, तो डिग्रिया वही कागजवा आप ही के पास होगा, नौकरियां दूर रहेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मैं ये मानता हूं एफिलिएशन जो लेने आते हैं स्कूल कॉलेज, उनकी गहन जांच होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि हमारा तकनीकी विकास का अभाव है, तकनीकी विकास का अभाव है, तकनीकी विकास का अभाव। इसमें बहुत सारे बच्चे को लग रहा क्या सर आज बस बोलने लगे, आप भड़क रहे हो, क्योंकि सच्चाई जो होता है वो आपको जानना होगा, इसलिए हम किसी को कोस नहीं सकते। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है कि हमारे पास रोजगार के सुविधा कर सकते हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा नहीं, यानी अपर्याप्त है। यानी अपर्याप्त कहेंगे तो रोजगार के सुविधा या रोजगार के सुविधाओं उसको क्या उसको आप बोल सकते हैं, योजनाओं में अपर्याप्तता हो सकता है। तो कह सकते अपर्याप्त रोजगार, अपर्याप्त रोजगार योजनाएं जितनी होनी चाहिए, अभी इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी देखने को मिल रहा है। अब देखो ये सारे बीपीएससी में क्वेश्चन आए, इसको मेंस में जाकर डिस्क्राइब कर दो, जितना चाहो उतना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हम कह सकते हैं हमारे देश की यदि देखा जाए तो भारतीय कृषि का पिछड़ापन सबसे बड़ी कारण हो सकता है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं भारतीय कृषि का पिछड़ापन, क्योंकि आज भी हमारा एग्रीकल्चर जो होता है वह कहीं ना कहीं कह सकते हैं भरण पोषण वाला होता है। कॉमर्शियल खेती को हमने नहीं बढ़ावा दिया है। खेती को एक कह सकते हैं कि जो एक कॉमर्स यानी एक व्यापारी गतिविधि होनी चाहिए वो हम करने में कहीं ना कहीं अभी भी हम असमर्थ हो गए हैं, तो ये भी हमारे लिए एक चुनौतियाँ बन सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होगा कि परंपरागत हमारा हस्तकरघा या हस्त जो उद्योग थे, तो हस्तकला उद्योगों को हमने कहीं ना कहीं हरास किया है, यानी जिससे उसे बढ़ाना चाहिए उतना हम नहीं बढ़ाए। तो हम अपने देश की खास तौर एमएसएमई की बात ही करेंगे, हथकरघा उद्योग की हम बात करेंगे, तो जितना इन्हें डेवलप होना चाहिए था उतना हम डेवलप करने में असमर्थ रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि परंपरागत हस्तकला और हथकरघा उद्योग को या का हरास होना। और एक और मैं अपने तरफ से भी कह सकता हूँ, इसके अलावा भी और इसमें कारण हो सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं
कि जो हमारा श्रमिक होते, एक नहीं दो जोड़िए, महिलाओं को भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं श्रमिकों में यदि देखा जाए तो गतिशीलता का भी आजकल अभाव हो रहे हैं, सारी चीज़ फ्री में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, तो ये भी हम कह सकते हैं श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। और एक और हमारे तरफ से आप लिख लीजिए, क्योंकि जब तक ये बोर्ड पे हम रहेंगे उतना ही दिमाग में आते रहेगा, उतना ही हमको लिखवाना पड़ेगा। स्वराज की इच्छा या स्वरोजगार की इच्छा की अभाव, स्वरोजगार की इच्छा का अभाव, यानी हम कोई अपने तरफ से रोजगार करना नहीं चाहते, सब चीज़ हमें लगता है कि परोस करके दे दिया जाए, हम उसी पर काम कर लें। तो ये भी हमारे लिए आपके लिए एक चुनौती ही बनेगा। तो ये हमारे लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी कसर विडम्बना है, और यही कारण हो सकता है कि भारत में बेरोजगारी की चुनौतियां हमारा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, तो दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि बेरोजगारियां की स्थितियां बढ़ते जा रही है। सबको क्लियर है? एवरीवन गॉट इट? बोलो भैया। बेरोजगारी खत्म, बच गया गरीबी, बच गया गरीबी। तो गरीबी को भी इसी तरह ऑपरेशन हमें करना बाकी है। गरीबी तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इससे ज़्यादा लंबा है थोड़ा सा, कि उसमें बहुत सारे कमिटी भी पढ़ना होता है, उसमें गिनी कोएफिशिएंट पढ़ना होता है, लॉरेंज कर्व पढ़ना होता है, उसमें 2-3 को कर्व भी आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रैक्टिकली हमारा जो होता है कंसेप्ट भी और हो जाती है। तो सब लोग जानते ही हैं, उसमें कुछ एनालिसिस करने वाले हमारा टॉपिक हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया? एवरीवन गॉट इट? किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए, पूरे के पूरे अच्छे से समझ में आ गए? देश में जैसे हमने इसको क्यों रखा कि श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव, सरकार बीपीएल वालों को फ्री में अनाज दे रही है। गांव में भी आप जाइए, दिन भर खेसारी लाल यादव को लोग गाना सुनेगा बैठ करके, फिल्म देखेगा, लेकिन उसको कहे कि चलिए काम करते हैं तो कहेगा ना, काम ना करेंगे, टाइम में नहीं है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज़्यादा व्यस्त हो गया है। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने घरों पर देखा है साहब। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लोगों में जो कार्य करने की जो इच्छा शक्ति थी, यह इच्छा शक्ति सब मर गया। उसके पीछे कारण था फ्री मुफ्त वाला चीज़ें, जो मुफ्त की योजनाएं जो लेकर के आई गई। तो मैं तो मानता हूं कि सरकार ने मुफ्त योजना दे करके आपको और ज़्यादा विकलांग किया है, आपको डिसेबल्ड किया, आपको आगे सोचने की क्षमता को रोक दिया है। इसका जीता जागता एक मैथमेटिकल आप इकोनॉमिक्स के टर्म में समझो कि किसी एक परिवार में मान लिया जाए कि 6 परिवार हैं, मैंने सदस्य हैं, जिसमें 4 सदस्य मेल हैं और 2 सदस्य फीमेल हैं। अब 4 को यदि पुरुष है, चारों एक 400 रुपया यदि कमा के आता है, तो चचों को 1600 रुपया एक दिन का होगा। 600 रुपया से ज़्यादा 6 परिवार खाएगा जी एक दिन में। यदि सम्मिलित होकर के भोजन बनाया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि 600 रुपया से ज़्यादा एक परिवार में 6 लोग खाएंगे। 1,000 रुपया के भी बचत होता है तो 30 दिन में 30,000, तो 12 × 36 3,60,000। चलो 3,60,000 में 1,60,000 और हमने हटा दिया, और वह हमने घटा दिया पर्व त्योहार, आना जाना, शादी विवाह, ऐसे में घटा दिया, बच गया 2 लाख। अब बताओ क्या 2 लाख में उस परिवार का घर पक्का का बन सकता है कि नहीं? क्या उसके घर में मोटरसाइकिल खरीदा सकता है कि नहीं? लेकिन उसके दिमाग में भर दिया गया है कि आपको कोई काम नहीं करना है, सरकार आपको फ्री में अनाज देगी, सरकार बिजली देगी, आपको सरकार जो होगी वो वृद्धावस्था पेंशन। इस तरह से उसके दिमाग को इस तरह से विचलित कर दी गई है कि वह आगे के बारे में वो नहीं सोच सके। तो ये जनसंख्या जो है, यही कारण है कि हम बार बार बेरोजगार और गरीबी के जो हम श्रेणी में आ रहे हैं, जो समाज के दुष्चक्र में जो हम आ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुफ्तखोरी। तो मुझे लगता है कि इस पर नियंत्रण तभी होगा जब देश के आम जनता जागरूक होंगे, शिक्षित होंगे। इज क्लियर? तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग इस पर और, हाँ, ये सारे जो भी आपको एनालिसिस में करा रहा हूँ, ये सारे एनालिसिस बीपीएससी में कराना होता है। अभी अंकु बता रहा था कि सर बीपीएससी,
तो बेटा बीपीएससी के क्लास के लिए, बीपीएससी के लिए रेडी रहो, क्योंकि वहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस प्लस कंसेप्ट देन आफ्टर स्टैटिकल मोड। तो वहाँ पर हमें एनालिसिस करना होता है, और ये सारे हम एनालिसिस, इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इस समाज में जो दिन भर होते रहती है, ये सारे चीज़ों को ही आपको अध्ययन करके लिखना होता है। तो आप किसी भी चीज़ों को, ठीक है मैं मानता हूँ कि समाज के लिए मुफ्त जरूरी है, लेकिन किसके लिए जरूरी है? जो डिसेबल्ड है, जो विधवा हैं, विधुर हैं, जिनके घर में कोई नहीं कमाने वाला, उनके लिए सारे जरूरत है। जो भगवान की कृपा से सारे एकदम फिट हैं, और वो उस व्यक्ति को आप हर चीज़ इस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं जाति के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर, तो प्रश्न होता है कि आप कहीं न कहीं उस जनसंख्या को विकसित होने से रोक रहे हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी ये होगा। बस जल्दी में आप लोग इस बैच कंप्लीट होगा, उसके बाद बीपीएससी बैच आ रही है, और जो बीपीएससी बैच चलेगा वो फाउंडेशन बैच चलेगा। पहले कंफर्म हो जाइए, जो हम लोग बीपीएससी बैच रखेंगे वो हम लोग फाउंडेशन रखेंगे, आराम से खूब डेप्थ में पढ़ेंगे, और वो रहेगा बीपीएससी जीएस बैच, केवल जीएस जो काफ़ी डेप्थ में बताई जाएगी आपको। ठीक है, हाँ 71वीं तो अब आ चुकी है, 71वीं टाइम ही नहीं दे पा रहा है, लेकिन हम लोग मैराथन लेकर के भी चलेंगे। ठीक है, और अगला हम लोग इसके बाद एक हम लोग जीएस बैच लॉन्च कर रहे हैं, जीएस फॉर ऑल, जो भारत के किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे आपका जीएस खटाखट बनेगा, और पूरा 100% एनालिसिस, और वह जीएस बैच जो हमारा होगा वह 100% हमारा फाउंडेशन बैच होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, दोस्तों को भी आप बता दीजिएगा कि जो जीएस बैच जो जीआरसी में, जनरल रोजगार क्लासेस में नया आ रही है, वह नाम ही है जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स, और वह हमारा फाउंडेशन होगा। आराम से 1 साल तक पढ़ेंगे, और आने वाले भविष्य के कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जो हमें रुकेगा, यानी 6 महीना कम से कम उसका कंप्लीट रहेगा, पैकेज हम बनाएंगे, और उसमें हम लोग पूरी की पूरी बातों को करेंगे। तो आज का सेवा यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन, अगले एपिसोड में। अगला टॉपिक हमारा बेरोजगारी हो गया, अगला टॉपिक हमारी गरीबी रहेगी, तो हम गरीबी के साथ जुड़ेंगे, और इसी तरह गरीबी को भी ऑपरेशन हम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर।